ठीक है, हमें पढ़ना है मोशन आफ्टर चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम बात करें कि अगर ऐसे रहेगा तो आपको पता है कि वर्टिकली आउटवर्ड है, और अगर ऐसे है तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, अपना सीधा बच्चा बनते हुए। तो अगर हम बात करें इधर, सुनना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। अगर हम कहें इसमें मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल, आपने ये बात कल पढ़ी थी, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे इंटर किया v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, आप कहेंगे सर अगर परपेंडिकुलर पे ना इंटर करे तो अभी देखेंगे इसके बाद, ठीक है ना, कि इसी में लास्ट में देखेंगे। अगर परपेंडिकुलर पे ऐसे मूव किया तो बताना इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। आपने कल पढ़ा था, फील्ड अंदर है, चार्ज किधर जा रहा है उधर, फोर्स कहाँ लगेगा, पाम के परपेंडिकुलर ना, तो ऊपर लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो ऐसे इंटर किया वो कहाँ जा लगेगा, ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो किधर फोर्स लगेगा, इधर। जब तो इसलिए चार्ज पार्टिकल, तो देखना वही बात मैं इधर यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि वो बात मैंने आपको कल सिखाया। सुना, तो अगर हम कह दें, अगर मैं कह दूं कि चार्ज पार्टिकल जब इधर जा रहा होगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है तो वेलोसिटी इधर होगा, फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, ऐसा। अगर चार्ज पार्टिकल अब ये लगातार फोर्स ऊपर लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल इधर तो जाएगा नहीं, अब ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो अब कहेंगे तुरंत एट रैंडम ये तुरंत नहीं ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, मोमेंटम है, उसकी वजह से कुछ दूर तो जाइए करेगा। तो ये कुछ दूर जाएगा, फिर उसके बाद कर्व लेगा ना। तो ये कर्व लेगा तो अरे जैसे आपने पेंडुलम को छोड़ा होगा ऐसे खींच करके, देखेंगे तो ये जब दूर जाता है तो ये धागा जो है उसको टेंशन या सेंट्रीपिटल फोर्स लगा करके इसको ऊपर खींचे रखता है, तो इस कर्व पाथ में आ जाता है। तो वही है कि ये फोर्स इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, ऐसे खींचेगा सेंटर की तरफ हरदम। तो ये चार्ज पार्टिकल जो इधर जा रहा था उसको ये फोर्स ऊपर खींचेगा। तो फिर जब यहाँ इधर कहीं पे चार्ज पार्टिकल होगा तो इसकी वेलोसिटी तो इधर होगी, लेकिन फोर्स कहाँ होगा, अंदर की ओर परपेंडिकुलर वेलोसिटी के नाम। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होगा इधर, अगर वेलोसिटी होगा तो फोर्स कहाँ होगा, इधर होगा। ऐसे में यहाँ चार्ज पार्टिकल इधर वेलोसिटी होगा तो इधर होगा फोर्स। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सेंटर ओ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है, आर है, ठीक है ना। तो लेट्स से कि आर बी द रेडियस आर द सर्कुलर पाथ एट विच द चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर द किस फोर्स, अंडर द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ओके ना। इधर तो देखिए तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई ना, ये पूरा समझ में आया। तो इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल किस पाथ पर फ्लो कर, किस पाथ को फॉलो करने लगेगा, नहीं सर्कुलर पाथ पे फॉलो करेगा ना, यानी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो अब जरा मुझे बताइएगा कि इधर कुछ पूछना है, हाँ बोलिए। चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, वेलोसिटी उधर, लेफ्ट काहे लगा रहे हैं, राइट लगाइए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, अंदर करिए। हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। अच्छा, ये चार्ज होता है, वो चार्ज का डायरेक्शन होता है, मूविंग डायरेक्शन। और हाँ, पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा। हाँ, ऊपर हो गया, ठीक। बेटा अब इधर बताना, इधर सुना। तो द फोर्स ऑन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू विल बी कितना, F इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90 डिग्री। हमने पहले बोला था कि 90 डिग्री पे इंटर किया है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री, अब बताइए इसको मैं क्या लिख दूं, F इक्वल टू क्यू भी बी इक्वेशन 1। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द बोथ V एंड P, यानी कि ये V के बताया, इधर वेलोसिटी इधर जा रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर परपेंडिकुलर के लिए। तो यानी कि वेलोसिटी है इधर की ओर, फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर की ओर, इसमें फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का भी और उसके वेलोसिटी के भी। तो इससे ये क्लियर। और एक बात और बताना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन हरदम बदल रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, तो मतलब जितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था उतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। देख रहे हैं, यहाँ इधर डायरेक्शन है, यहाँ पे इधर डायरेक्शन है, यहाँ अरे टेंजेंशियल डायरेक्शन है,
तो डायरेक्शन हरदम बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। आप कह सकते हैं सर मैग्नीट्यूड क्यों नहीं बदल रहा है, कैसे पता चले बदल रहा है? एक बात बताना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस पाथ पर इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया और वो चार्ज पार्टिकल फ्री है, ये नहीं कहीं से टाइड है, बंधा हुआ नहीं है, फ्री है, फ्री एंटर किया, जिधर फोर्स लगेगा उधर घूम जाएगा। तो ये जिधर फोर्स लग रहा है इस पर, वो चार्ज पार्टिकल उधर जाना शुरू कर रहा है, लेकिन इसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डायरेक्शन बस बदल रहा है। इसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है ना फोर्स के इम्पैक्ट में। नहीं घटेगा, क्यों? रेजिस्ट थोड़ा कर रहा है, चार्ज पार्टिकल बताना अगर इधर जा रहा है ना, अगर आप फुट मार देंगे तो बस ये कर्व लेकर हल्का फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअस लग रहा है, तो इसलिए अगर इधर जा रहे हैं तो वो अब टर्न लेगा बस। तो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदलता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदलता है, ड्यू टू विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। बताना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? अब सुना, ई वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखिए, डायरेक्शन नहीं है इसमें। काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन कहाँ होता है? वेलोसिटी मैग्नीट्यूड रखना है ना, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखिए, के का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हरदम जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना ही है। तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बस चेंज हो रहा है। तो हाँ, तो इसका वेलोसिटी का बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और एक बात और सुनना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है हमेशा, तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ पर मूव करे? सर्कुलर पाथ पे। नहीं तो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड कुछ घटेगी, थोड़ी ही घटेगी, लेकिन घटेगी, भले डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन सर्कुलर पाथ पे अगर वो घूम रहा है, अगर उस पर आप फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलर, तो उसकी डायरेक्शन बस चेंज होगा। सर्कुलर पाथ पे अगर, जैसे एक बात बताना, धागे को बांध लीजिए, टाइट करिए और ऐसे रोटेट कराइए, रोल करिए। अगर आप ना जितना तेज में रोल करेंगे उतनी ही वेलोसिटी बढ़ता है ना। लेकिन एक बात बताना, उसका हरदम अगर हम एक बार फोर्स लगा करके जितना फोर्स लगाए हैं उतने ही हरदम ये मान के कि हमें ज्यूम कर ले रहे हैं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है, उतना घुमा रहे हैं, तो क्या इसकी वेलोसिटी हरदम बदल रही है कि नहीं बदल रही है? सुनना क्यों? वेलोसिटी में दो चीज होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की नीड होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी तो बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, बोलिए ना, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है। हमने ये कहा था कि मान लीजिए हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है ना, तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदल रहा है। तो डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदले, मैग्नीट्यूड ना बदले, उसमें फोर्स भी लगे। और एक बात बताना, जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो इसमें लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू आपने पढ़ा होगा 11th में, v² ना। तो इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, एंड वी नो दैट in each and every circular path, motion of circular path, there is a requirement of a centripetal force। हर एक सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। there is no any another force except this force। यहाँ पे इसके अलावा कोई और बल है, कोई और फोर्स है? नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, there is no any another force except this। Thus, we conclude that this force acts as a centripetal force for this charge particle in uniform magnetic field। सुनाया क्या? बोलिए आया क्या? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इस फोर्स के अतिरिक्त और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन इससे ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जो v का डायरेक्शन होगा वही चार्ज का भी होगा। भाई बिल्कुल, v किसका है? हाँ, v किसका है? चार्ज का ही तो है। हाँ बिल्कुल, चार्ज का ही तो v है ना। सर मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले? नहीं, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, वेलोसिटी चेंज होगा, केवल वेलोसिटी है। हाँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहती है किसी भी बॉडी में, अगर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन पे। नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप में टोटल थोड़ा है। सर वो कंजर्वेटिव सिंपल पेंडुलम के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कहाँ है? के लिए नहीं, इसमें तो घूम रहा है, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एनर्जी आप कहते हैं कंजर्व होती है। हाँ, टोटल एनर्जी। अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पे है नहीं। हाँ,
ठीक है। हाँ। तो इसका बचा बस काइनेटिक एनर्जी। हाँ। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ तो ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं, इसी केस में। हाँ, इस केस में कह सकते हैं, लेकिन आप जब यहाँ पे अगर ऐसे पर्टिकुलर कहेंगे तो कहेंगे टोटल एनर्जी ना। particular। हाँ, जब आप कंजर्वेशन करेंगे तो टोटल एनर्जी कहा जाता है। तो अब यहाँ पहले बताइए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा तभी पॉसिबल। हाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो आप जैसे बोले बस mv²/r फोर्स लगना चाहिए। लेकिन एक लगना चाहिए? नहीं, जो आप बता रहे कि जो फोर्स बस एक ही लग रहा है उस पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी तो फोर्स लगना चाहिए मैग्नेटिक अंदर फील्ड का अंदर। ये फोर्स है कि नहीं बताइए आप सभी। हाँ, तो दोनों ऐड हो जाते हैं ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, चलो आप बताओ बेटा, बोलो। मैग्नेटिक वो फोर्स ठीक है ना, अब बताना इसके अलावा और यहाँ पे कोई फोर्स मौजूद आपको दिख रहा है? नहीं, अरे भाई बस वो सेंटीमीटर तो बाद में बनाए ना, पहले चार्ज पार्टिकल चल रहा था, जैसे ई फोर्स चला रहा था, और वही फोर्स इसको क्या करा दिया, गोल गोल घुमा दिया, सर्कुलर घुमा दिया। तो यही फोर्स है ना सर्कुलर सेंटीमीटर का वर्क कर रहा है। तो हम कहेंगे दिस फोर्स acts as centripetal force for this moving charge। जब when it enters 90 degree angle are perpendicular in the magnetic field, uniform magnetic field with velocity v। ओके ना, तो अब बताइएगा, तो हम कह सकते हैं कि and we know that the centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है, the centripetal force mv²/r। अब यहाँ पे हम बोलेंगे दो लाइन क्या, कि let m be the क्या, let m be the mass of the charge particle है, चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एंड लेट r बी द क्या, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देन सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू इतना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिए। अभी मैंने ऊपर कहा था कि दिस फोर्स एक्ट्स एज क्या, सेंटीमीटर फोर्स, दस दिस बोथ आर सिंगल फोर्स रिप्रेजेंट द सिंगल फोर्स। दैट्स व्हाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करा दीजिए। बताइएगा Q V B इक्वल टू m v²/r, यहाँ से r इधर भेजिए, r इक्वल टू m v अपॉन q v। बेटा ये भी कट गया, यस आया कि नहीं? ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर। अच्छा अब जरा बताइएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। जितना ज़्यादा मास रहेगा रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा। अरे भारी ऑब्जेक्ट रहेगा तो अगर हैवी, हाँ ज़्यादा मास वाला अगर इंटर करेगा तो तुरंत थोड़ा मोड़ पाएगा फोर्स को, जैसे सर लेकिन दूर जाकर जरूरी नहीं है, हाँ? जरूरी नहीं है ज़्यादा भारी ले लेंगे तब तक वो घूमेगा भी नहीं। एक बात, अरे तो पहले यहाँ जनरलाइजेशन लगाइए, इतना ही फोर्स लग रहा है, इतना ही फोर्स उसको ऊपर, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उतना ही फोर्स सफिशिएंट नहीं होगा उसको खींचने के लिए ना, तो दूर जाकर के तब ना मुड़ेगा, पास से नहीं मुड़ पाएगा, ठीक है ना। भारी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो पास से नहीं मुड़ेगा, वो दूर जाकर के मुड़ेगी, तो उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, mv होगा, p इक्वल टू mv ना, तो मोमेंटम ज़्यादा होगा तो तुरंत नहीं मुड़ पाएगा, दूर जाकर के तब मुड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा इसी वोल्टेज से भारी फैन जो होता है, फैन का मिड सेंटर, पुराने फैन का देखेंगे तो बड़ा बड़ा होता है। स्कूलों में अगर देखेंगे ना, मान लीजिए प्राइमरी सरकारी स्कूल वगैरह में देखेंगे तो जो पंखा होता है, पंखे का ये बीच वाला सेंटर खूब बड़ा सा रहेगा, ऐसे रहता है ना, तो ये भारी रहता है। जब भारी रहता है तो चालू करेंगे तो धीमे धीमे पहले शुरू होगा। हाँ तो ऐसे क्या मतलब है बेटा, हमें तो जिसका जब भी उसकी बात, तो इधर सुनना, हाँ सुनना, इधर सुनना, ये धीमे धीमे चलना शुरू होता है, ये धीमे धीमे चलना शुरू होता है, धीरे धीरे रुकता भी है, लाइट चली जाएगी तो बाद में रुकेगा भी। तो इसका जितना ज़्यादा मास होगा मोमेंटम उतना ज़्यादा गेन करेगा। जब मोमेंटम गेन कर जाएगा तो जल्दी रुकेगा नहीं, ठीक ना। तो फिलहाल मुझे इतना बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आपको, आर डिपेंड्स ऑन किस पर, मास पर। मास ज़्यादा होगा तो आर भी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आर क्या होगा, अरे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, हाई वेलोसिटी से इंटर किया तो ये फोर्स खींच रहा ऊपर है भैया, उधर कहाँ जा रहा है, ऊपर ये कहेगा ना हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, दूर जाकर के कब उसकी बात मानना शुरू करेंगे जब एनर्जी कुछ कम होगी, तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अरे ऐसे ही समझिए ना, आप अगर बाइक स्कूटी साइकिल कुछ भी चला रहे हैं, अगर हाई स्पीड से चला रहे हैं तो अगर आप टर्न करना पड़ता है तो दूर से टर्न करेंगे, पास से टर्न करेंगे लेकिन दूसरे, समझ गया ना। तो इसलिए जितना ज़्यादा आपकी वेलोसिटी होगी, टर्न करने के लिए पाथ भी आपको प्रीफर करने का उतना ही बड़ा, बोलिए ना, सही है ना। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो आर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो आर क्या होगा, कम होगा। अगर ये हाईली चार्ज रहेगा, ज़्यादा चार्ज को होल्ड करेगा तो इसका रेडियस कम होगा। क्यों कम होगा, आप यहाँ पे
अगर इसका इसका चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसको तेज़ी से ना खींचेगा, तो छोटे पार्ट पे तुरंत घुमा देगा उसको। बोलिए ना, बोलिए, तुरंत घुमा देगा ना। जैसे ही इंटर किया गोल गोल घुमाने लगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है। तो बोलो क्यू ज़्यादा होगा तो आर ज़्यादा, क्यू ज़्यादा होगा तो आर कम होगा। पता ना, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो आर क्यों, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। जब फोर्स ज़्यादा लगेगा, इधर जा रहा था, फोर्स तेजी से इसको खींच लिया तो इतना दूर थोड़ा जाएगा, पहले ही घूम जाएगा। समझ गए ना? ये बोले समझ में आ गया है। आगे हेडिंग मारा होगा, ये हम बोल रहे हैं, देखिएगा आगे हेडिंग मारा पीरियोडिक टाइम। तो यही नहीं लिखे। अरे समझा दो मैं एक बार ना, मोमेंटम नहीं हमें यहाँ पढ़ना, मोमेंटम पी इक्वल टू एमवी होता है बेटा, उससे मैं नहीं तो हमें ये बेटा इधर इसको एमवी को हम चाहें तो पी लिख सकते हैं ना, काहे मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं ना। हाँ तो लिख सकते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे हम चाहें तो पी लिख सकते हैं। मूविंग चार्ज का जो चार्ज पार्टिकल इंटर किया है, हाँ कहीं जाते हो चार्ज का बॉडी का सुना है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, बाद में चल के पढ़ेंगे ना क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये सब इक्वेशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास चेंज होता है। ये बाद में मतलब हम लोग को 12 के बाद ही पढ़ना है। हाँ। क्या जरूरत आओ इधर सुनना बेटा, आओ इधर। पीरियोडिक टाइम टी इक्वल टू, एक बात बताना, पीरियोडिक टाइम बेटा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एयर दोगे। तो बताना टी इक्वल टू का आएगा, टाइम डिस्टेंस कितना चला 2πr/v अपॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। r का वैल्यू बोलिए, या तो यहाँ से v का वैल्यू निकाल के बोलिए, चाहे r का है r का बोल दीजिए, बोलिए कितना है। r का बोल देते हैं। एम वी नीचे आ जाएगा v इंटू वी से वी कर आया कि नहीं बेटा, आया ना। v से v कैंसिल का 2πm। तो बताइए टी इक्वल टू क्या मिला हमें, टी इक्वल टू मिला यहाँ से 2πm टी इक्वल टू मिला 2πm अपॉन क्यू भी कट चुका है ना। अब मुझे बताना टी किस बात पे डिपेंड कर रहा है। चलिए आप देखिए टी का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पर। टी का वैल्यू इस पर आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? अगर इसका आर बढ़ेगा पाथ ज़्यादा होगा। अरे आर बढ़ेगा मतलब कि बड़े से पाथ पे मूव कर रहा है ना। अगर आर बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा कि घटेगा? r बढ़ेगा तो t एक बात बताना पहले, टी क्या है? रुकना, टी क्या है? एक चक्कर लगाने में लगा समय, है ना। टी क्या है? एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो अगर हम कह दें कि इसका आर ज़्यादा हो जाएगा तो बड़ा चक्कर मारेगा कि नहीं? तो अगर बड़ा चक्कर मारेगा तो टी बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा है। क्यों? सर वेलोसिटी के ऊपर भी तो डिपेंडेंट है, मास हाँ, पे भी डिपेंडेंट क्योंकि है। अगर इसका आर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। यहाँ देखो बढ़ जाएगा ना। तो बताना जितना डिस्टेंस चल रहा है टाइम यहाँ, कांस्टेंट आएगा। हाँ जितना डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी आर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी तो सेम रेशियो में बढ़ रही है। टाइम का मतलब नहीं होगा। हाँ इसलिए टी जो है आर और वी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे जैसे इसका आर बढ़ेगा वैसे वैसे वी भी बढ़ जाएगा। डिपेंड 2π। हाँ टी 2π तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, एम पर डिपेंड करे, क्यू भी पर डिपेंड करे, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज़ और, फ्रीक्वेंसी। सर इसी का रेसिप्रोकल। हाँ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक। हाँ हाँ ठीक है, सही है फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियोडिक टाइम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एन या एफ इक्वल टू, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें 1/t। तो बताना एन इक्वल टू, इसको उलट के लिख दीजिए qv/2πm। QV/2πm। ये इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप ऐसे लिखने से तैयार है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्मॉल एफ, अरे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी, स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो बाद में देखा जाएगा। तो सुना, आपका मन फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखना चाहते हैं तो स्मॉल एफ लिखिएगा, ठीक है। अगर आप एफ और एन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एन से रिप्रेजेंट करिए। पिच है बेटा, अभी वो पिच क्या होता है? अभी मैंने कहा था कि जब ये 90 डिग्री पे नहीं, किसी एंगल पे, इंक्लिनेशन पे अगर इंटर करेगा तब वो ऐसा पाथ नहीं होगा, उसका हेलिकल पाथ होगा। कैसे होगा ये आप लिख लें तब ना मैं उसको लिखवाऊँ, ठीक है, तो तब समझेगा आप पिच क्या होता है। तो आइए पढ़ें, चलिए लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके देखिए, तो व्हेन चार्ज q enters in magnetic field at inclination, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे इंटर करता है, बल्कि किसी थीटा एंगल पे या किसी इंक्लिनेशन पे इंटर करता है। मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम इधर मान ले रहे हैं, सुनना इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लिया मैंने, x पर कह सकते हैं आप,
ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर तो इधर होगा। अगर इस पर चार्ज पार्टिकल जाता तो फोर्स या तो ऐसे लगता या फिर इनवर्ट लगता। बोलिए ना, इधर ये बच्चा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल अगर इसके परपेंडिकुलर एंटर करता तो या तो फोर्स वर्टिकली इधर, मैग्नेटिक फील्ड हाँ इनवर्ट लगता ना, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताना, तो इस केस में चार्ज पार्टिकल इधर इंक्लिनेशन, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पे एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट इंक्लिनेशन थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में बताना, इधर ये भी है, तो बेटा देयर इज इन दिस केस देयर कैन बी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन? एक पैरेलल दर, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कहाँ आएगा? बी पर। बोलिए वैल्यू, बोलिए V cos theta। वी कॉस थीटा, ऊपर वाले पर वी साइन थीटा। तो जरा मुझे बताना, इस अगर इंक्लिनेशन पे इंटर करता है चार्ज पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं, एक हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट बताना कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा? और ये कितना होगा? V sin theta। वी साइन थीटा। एक बात बताना बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज इंटर करेगा तो कितना फोर्स लगेगा? रुक जाना किसान बताएंगे। किसान मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर फोर्स इंटर करता है और ये चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, फोर्स जीरो लगता है। इसका मतलब वो चार्ज क्यों? नो बेटा, जीरो बनता है। क्यू भी है, अरे साइन जीरो ना, इसलिए ठीक है। अब जरा बताना मुझे, तो चार्ज पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल अपना डायरेक्शन या अपना पाथ चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब वो कैसा जैसा जा रहा था वैसे जाएगा। तो अगर इस कंपोनेंट की वजह से वो कैसा जाना चाहेगा? स्ट्रेट लाइन। बोलिए ना, स्ट्रेट लाइन, यानी ये इसका पैरेलल कंपोनेंट कैसा ले जाना चाहेगा, उसको कैसा मूव करना चाहेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कराना चाहेगा। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्या परपेंडिकुलर वेलोसिटी अगर होता है मैग्नेटिक फील्ड के तो कैसा पाथ होता है? सर्कुलर। वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो कैसा पाथ होता है? सर्कुलर। तो ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ पे रोटेट करना चाहिए? सर्कुलर पाथ पे। तो ये उसको चाहेगी, टेंड करेगी, दिस वेलोसिटी द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी हैव टेंडेंसी टू रोटेट द चार्ज पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो ये चाहेगा कि सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे, ये चाहेगा स्ट्रेट लाइन पे पाथ पे रोटेट करे। तो इसलिए सुनना, तो ये ऐसा करेगा, ये चार्ज पार्टिकल दोनों को फॉलो करता है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन पर भी जाता है और सर्कुलर पर भी जाता है। हाउ कैन बी पॉसिबल? सुनना, ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, ये ऐसे आएगा, ये दूर तक गया। अब सुना, ये स्प्रिंग। हाँ अभी तो सुना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको। चलो ठीक। अब बताना मुझे, ये बताना कि चार्ज पार्टिकल में एक्सियल एक्सियल यानी कि स्ट्रेट कंपोनेंट है कि नहीं? बताना, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कभी था, कभी यहाँ चला गया, तो बताना। ये देखो ये इतना था, अब देखो ये इतना आया, फिर ये इतना आया। देखो यहाँ पर भी जब चार्ज पार्टिकल है तो इतना, यहाँ पर आया तो इतना। तो यानी कि एक्स कंपोनेंट इसका मिल रहा है कि नहीं? और वाई कंपोनेंट भी मिल रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर भी चल रहा है, साथ साथ वाई कंपोनेंट सर्कुलर पे भी मोशन कर रहा है। बोलिए ये वाला। अच्छा, ये v कंपोनेंट आपने ये पढ़ा है ना, मान लीजिए ये v वेलोसिटी, ये x हो गया, ये y हो गया, ये थीटा एंगल, तो इसका वैल्यू इस पर कितना? v cos थीटा, इस पर कितना? v sin थीटा। तो बताना, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन 11th में पढ़ा रखा है। 11th में मैंने कहा कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ना तो वर्टिकल ना तो हॉरिजॉन्टल, किसी एक एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं तो वो डिस्टेंस भी कवर करता है और हाइट भी कवर करता है साइमल्टेनियसली एक साथ। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कवर करेगा तो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ हो जाएगा, सीधे वाला। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या करना चाहेगा, उसको गोल गोल घुमाना चाहेगा, सर्कुलर पाथ पे घुमाना चाहेगा। तो इसलिए इसकी जो पाथ होगी, जो मूविंग पार्टिकल का जो यहाँ पर पाथ होगा, वो ऐसा पाथ होना चाहिए जिसमें कि ये स्ट्रेट लाइन भी हो और सर्कुलर भी हो, दोनों का कंपोनेंट हो, यानी दोनों हो। तो ऐसा पाथ तो हेलिकल पाथ होता है, हेलिक्स होता है। बताइए, ये इधर जा रहा है, तो बताइए इधर जा रहा है तो ये दूरी भी कवर कर रहा है, डिस्टेंस भी चल रहा है, साथ साथ ये सर्कल भी बन रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका इसका पाथ, इसको कहते हैं हेलिक्स। ये हेलिक्स को फॉलो करता है या हेलिकल पाथ कह सकते हैं, हेलिकल पाथ। ओके, अब एक बात और सुना, दो हेलिक्स, ये जो सर्कुलर रिंग बने हैं ना, दो रिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पिच कहते हैं, पिच। कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। ये वो है क्या, नोड और एंटी? नहीं, नोड दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है।
हाँ वो तो लैम्डा अलग है ना, वो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिनिमम वो ना। वो नहीं, अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो उसके बीच में दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस हाँ, लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं। हाँ वेवलेंथ वही है। वेवलेंथ होता है, कंसेक्यूटिव ट्रफ एंड रेस्ट का बीच वही आएगा। इधर सुनना, पहले यहाँ बताना बेटा इसका आर क्या होगा, इसका आर क्या होगा, तो एम वी अपॉन क्यू बी अभी भी आप पढ़े थे कि नहीं, तो बताना यहाँ वी की जगह पर पैरेलल कंपोनेंट की वर्टिकल वो दोनों ना, पैरेलल कंपोनेंट तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में कहाँ रेडियस बनेगा, हाँ है स्ट्रेट लाइन कंपोनेंट में स्ट्रेट लाइन अगर चलेगा तो कहाँ ये बनेगा, रेडियस कहाँ बनेगा ना, है ना। हाँ बोलिए। लेकिन अगर सिर्फ v sin थीटा लेंगे स्ट्रेट लाइन कौन प्रोवाइड कर रहा है ये बताइएगा, ये सर्कुलर पाथ पे कौन वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, साइन थीटा दोनों कैसे, वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे रोटेशन कौन कर रहा है, साइन थीटा भी साइन थीटा v sin थीटा ऊपर है, v cos थीटा इधर है। हाँ। अगर दोनों एक साथ फोर्स लगा रहे तब घूम रहा है वो ना। हम क्या अगर सिर्फ v sin थीटा लेंगे तो वो तो एकदम ऊपर भेजना चाह रहा है, और सिर्फ v cos थीटा इधर, एक बात बताइए। दोनों है ना। इसमें हेलिक्स पाथ है तो हेलिक्स में एक सर्कल बन रहा है कि नहीं, हेलिक्स तो बनी v cos थीटा और v sin थीटा के दोनों के दोनों से बने हैं, दोनों से बने हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो सर्कुलर यानी रेडियस होगा, रेडियस प्रोवाइड वी cos थीटा नहीं करेगा बेटा, इधर का डिस्टेंस में रेडियस कहाँ आएगा, जब अगर रेडियस आएगा अगर मान सर्कल ली v में। cos थीटा निगलेक्ट कर दिए, एकदम हटा ही दिए, हाँ, तो v sin तो थीटा तो सर्कुलर ऊपर उठा पाथ देगा। नहीं, तब तो सर्कुलर। हाँ, एक बार बताना मुझे, अगर हम यहाँ पर v परपेंडिकुलर कर दिए यानी एम वी साइन थीटा कर दिए, रुकना तो अभी बता नीचे क्यों भी sin थीटा पूरा ऊपर लग रहा है तो ऊपर जाएगा सर। इधर सुना बेटा, इधर सुना, लग रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड इधर ये मत सोचिए कि केवल ऊपर जाएगा, साइन थीटा की वजह से वो ऐसा सर्कल पे घूमेगा, सर्कल घूमेगा तो हर जगह रेडियस मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो बताना सर्कुलर पाथ कौन रोटेट करवाएगा, वी साइन थीटा ना, तो वी साइन थीटा ही कंपोनेंट ना अब रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वी cos थीटा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर समझ गए आप। ठीक आया समझ में, आइए लिखिए।